ऐसी कौन सी बात थी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। सारिका जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका का कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन सारिका अपने सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपने सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वो सोचती है कि क्या है ये सोचकर वो पोटली बाहर निकल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। सारिका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपने और आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन में अपने घर लेकर चली आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती हैं कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी? दादी ने बोला, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैलें अपना बदला लेती हैं। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है, पर उसे ज्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और एकटक उसे ही देखी जा रही हैं। सारिका चिल्लाते हुए अपने दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नजर नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको जमीन पर गिरी मिलती हैं। सारिका अपने दादा को खोजने जाती है, पर उसके दादा उसे कहीं नजर नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपने दादी को सारी कहानी बीते रात की बताती है। दादी बोलती हैं, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहां से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रखाते हैं। दादी बोलती हैं, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहां रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करनी देगी। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध देती है। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था, वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरह आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुझे अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिए तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है
और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है, पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और जमीन में गाड़ देती है और आंख बंद करके बहुत तेजी से वहां से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका की जिंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिससे वो आज भी सोचने पर डर जाती है। दोस्तों, यह थी हमारी कहानी और यह से हम दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं और ये दूसरी कहानी सुनकर कोई भी डर जाएगा। हमारे तरफ गांवों में जब खाटों खटिया में बहुत ही खटमल पड़ जाते हैं और खटमल मार दवा डालने के बाद भी वे नहीं मरते, तो लोगों के पास इन रक्त चूषक प्राणियों से बचने का बस एक ही रास्ता बचता है और वह यह कि उस खटमली खाट को किसी तालाब, खंता, गड्ढा आदि में पानी में डुबो दिया जाए। जब वह खटमली खाट 2-3 दिन तक पानी में ही छोड़ दी जाती है, तो ये रक्त चूषक प्राणी या तो पानी में डूबकर मर जाते हैं या अपना रास्ता नाप लेते हैं और वह खाट पूरी तरह से खटमल फ्री हो जाती है। एक बार की बात है कि हमारे गांव के ही एक पंडित जी इस गड्ढे का निर्माण चिमनी के लिए ईंट पाटने के कारण हुआ है, नहीं तो पहले यह समतल खेत हुआ करता था। मैं अपनी बांस की खाट को खटमल से निजात पाने के लिए डाल आए थे। बरसात के मौसम की अभी शुरुआत होने की वजह से इस गड्ढे में जांघभर ही पानी था। यह गड्ढा गांव के बाहर एक ऐसे बड़े बगीचे के पास है जिसमें बहुत सारी झाड़ियां उग आई हैं और इसको भयावह बना दी हैं। साथ ही साथ यह गड्ढा भी बरसात में चारों ओर से मुंह आदि बड़े खरपतवारों से ढक जाता है। 2-3 दिन के बाद वे पंडित जी अपनी बांस की खाट को लाने के लिए उस गड्ढे की ओर बढ़े। लगभग शाम के 5 बज रहे थे और कुछ चरवाहे अपने पशुओं को लेकर गांव की ओर प्रस्थान कर दिए थे, पर अभी भी कुछ छोटे बच्चे और 1-2 महिलाएं उस गड्ढे के पास के बगीचे में बकरियां आदि चरा रही थीं। ऐसी बात नहीं है कि वे पंडित जी बड़े डेरा भूत डरने वाले हैं। वे तो बड़े ही निडर और मेहनती व्यक्ति हैं। रात रात को वे अकेले ही गांव से दूर अपने खेतों में सोया करते थे, सिंचाई किया करते थे। पर पता नहीं क्यों उस दिन उस पंडित जी के मन में थोड़ा भय व्याप्त था। अभी पहले यह कहानी पूरी कर लेते हैं, फिर उस पंडित जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन उनके मन में भय क्यों व्याप्त था। अभी पहले यह कहानी पूरी कर लेते हैं, फिर उस पंडित जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन उनके मन में भय क्यों व्याप्त था। उस गड्ढे के पास पहुंचकर जब पंडित जी अपनी बांस की खाट निकालने के लिए पानी में घुसे, तो अचानक उनको लगा कि कोई उनको पानी के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, पर वे तब तक हाथ में अपनी खाट को उठा चुके थे। अरे ये क्या! इसके बाद वे कुछ कर न सके और न चाहते हुए भी थोड़ा और पानी के अंदर खींच लिए गए। अभी वे कुछ सोचते तभी एक बुढ़वा चिल्लाया, अरे तुम लोग देखते क्या हो, टूट पड़ो, नहीं तो यह बचकर निकल जाएगा और अब यह अकेले मेरे बस में नहीं आ रहा है। तब तक एक और बुढ़वा जो सुअर के रूप में था चिल्लाया, हम इसको कैसे पकड़े, इसके कंधे से तो जनेऊ झूल रहा है। इतना सुनते ही जो बुढ़वा पंडित जी से हाथापाई करते हुए उन्हें पानी में खींचकर डुबाने की कोशिश कर रहा था, वह फौरन ही हाथ बढ़ाकर उस पंडित जी के जनेऊ यज्ञोपवीत को खींचकर तोड़ दिया। जनेऊ टूटते ही लगभग आधा दर्जन बुढ़वा जो पहले से ही वहां मौजूद थे उस पंडित जी पर टूट पड़े। अब पंडित जी की हिम्मत और बल दोनों जवाब देने लगे और बुढ़वा 20 पड़ गए। बुढ़वाओं ने पंडित जी को और अंदर खींच लिया और उनको लगे वहीं पानी में ढांसने। पंडित जी और बुढ़वाओं के बीच ये जो सीन चल रहा था
वह किसी बकरी के चरवाहे बच्चे ने देख लिया और चिल्लाया कि बीरेंद्र बाबा पानी में डूब रहे हैं। अब सभी बच्चे चिल्लाने लगे। तब तक बुढ़ुआओं ने पंडित जी बीरेंद्र बाबा को उल्टा करके कीचड़ में उनका सर ढांस दिया था और ढांसते ही चले जा रहे थे। पानी के ऊपर अब रह रहकर पंडित जी बीरेंद्र बाबा का पैर ही कभी कभी दिखाई पड़ जाता था। ढांसते ही चले जा रहे थे। पानी के ऊपर अब रह रहकर पंडित जी बीरेंद्र बाबा का पैर ही कभी कभी दिखाई पड़ जाता था। बच्चों की चिल्लाहट सुनकर तभी हमारे गांव के श्री नेपाल सिंह वहां आ गए और एक आध बड़े बच्चों के साथ गड्ढे में घुस गए। गड्ढे में घुसकर उन्होंने अचेत पंडित जी बीरेंद्र बाबा को बाहर निकाला। पंडित जी के मुंह, कान, आंख और सर आदि में पूरी तरह से कीचड़ लगी हुई थी। अब तक आलम यह था कि हमारा लगभग आधा गांव उस गड्ढे के पास जमा हो गया था। आनन फानन में उस पंडित जी को नहलाया गया और खाट पर सुलाकर ही घर लाया गया। कुछ लोगों को लग रहा था कि पंडित जी अब बचेंगे नहीं, पर अभी भी उनकी सनसरी सांस चल रही थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर आ चुके थे और पंडित जी का इलाज शुरू हो गया था। 2-3 दिन तक पंडित जी बीरेंद्र बाबा घर में खाट पर ही पड़े रहे और अकबक बोलते रहे। 15-20 दिन के बाद धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हुआ, पर उनकी निडरता की वजह से उन पर इन दिनों में भूतों का छाया तो रहा, पर कोई भूत बुढ़ुआ उन पर हावी नहीं हो पाया। आज अगर कोई उस पंडित जी बीरेंद्र बाबा से पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था, तो वे बताते हैं कि दरअसल इस घटना के लगभग 1 हफ्ते पहले से ही कुछ भूत उनके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि वे कई बार गांव से दूर खेत बगीचे आदि में सुरती या कलेवा आदि करते थे, तो इन भूतों को नहीं चढ़ाते थे। इस कारण से कुछ भूत उनके पीछे ही लग गए थे, जिसकी वजह से वे उन दिनों में थोड़ा डरे सहमे हुए रहते थे। पंडित जी आगे बताते हैं कि जो बुढ़ुआ पहले उनको पकड़ा वह गुलाब, हमारे गांव का ही एक ब्राह्मण कुमार, जो एक बड़े पोखर में डूबकर मर गया था। क्योंकि दूसरे किसी भी बुढ़ुए में मेरा जनेऊ तोड़ने की हिम्मत तो दूर पास आने की भी हिम्मत नहीं थी, पर जब गुलाब यानी ब्राह्मण बुढ़ुए का नाम ने जनेऊ तोड़ दिया तो सभी बुढ़ुओं ने हमला बोलकर मुझे ढांस दिया। अगली कहानी में मैं गुलाब के डूबने और उसके बुढ़ुआ बनने की बात बताऊंगा। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय बजरंग बली, जय हनुमान। ये कहानी सच्ची है या झूठी यह मुझे नहीं पता, पर आज भी मेरे गांव के लोग इस घटना को सत्य ही मानते हैं और उन लोगों की नजर में आज भी कुछ तालाबों में बुढ़ुआओं का वास है। यह कहानी लिखते समय मेरे रोए खड़े हो गए हैं, क्योंकि यह कहानी मैं उस पंडित जी बीरेंद्र बाबा के मुख से भी सुन रखी है। दोस्तों, यह थी पहली कहानी। अब हम बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। तो घटना पुरानी है। मेरे मित्र राकेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास लौट रहे थे। ट्रेन काफी लेट हो चुकी थी। वे अपने स्टेशन पर उतरे तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनों पर देर रात को सवारी मिलने में दिक्कत होती है। फिर राकेश का घर शहर के बाहर पड़ता था, इसलिए वे रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगे। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आए, उन्होंने एक युवती को साथ चलते देखा। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि वह हॉस्टल से घर आ रही थी। ट्रेन लेट होने के कारण परेशानी में पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर उस गुमटी के पास ही था जहां से राकेश के घर का रास्ता निकलता था। उसने कहा कि ठीक है, उसे घर पहुंचाकर ही वह आगे बढ़ेगा। उसने बताया कि वह इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। उसने पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? राकेश ने कहा, हां, खेलता हूं। उसने बताया कि वह टूर्नामेंट में उसे खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन के एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ छिटपुट आबादी। कुछ घर अभी बन ही रहे थे, कुछ घरों से रोशनी आ रही थी। उसके साथ बात करते हुए कब हम रेल फाटक के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला।
उसने इशारे से राकेश को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वह चली जाएगी। राकेश ने कहा कि उसे घर तक पहुंचाकर आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने कहा अब कोई परेशानी नहीं। अंततः राकेश ने कहा कि वह घर पहुंचने के बाद आवाज देगी, तभी वह आगे बढ़ेगा। बहरहाल उसने अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद आवाज दी। वह अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन बाद राकेश शहर की ओर निकला तो उसके घर के पास से गुजरते हुए उसे लड़की की याद आई। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा कि अर्जुन सिंह जी का घर कौन सा है। उसने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास जो टहल रहे हैं वही अर्जुन सिंह हैं। राकेश उनके पास गया और कहा, नमस्ते अंकल। वे राकेश को पहचानने की कोशिश करने लगे। राकेश ने कहा, अंकल 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर आ रहा था तो आपकी बेटी रेखा मेरे साथ आई थी। अब वह कैसी है? अर्जुन सिंह राकेश की बातें खामोशी से सुनते रहे, फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। हम ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रख गई। अर्जुन सिंह ने बताया कि वह उनकी छोटी बेटी शविता है। राकेश ने पूछा, रेखा कहां है? इस पर अर्जुन सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां रेखा की तस्वीर टंगी थी जिस पर माला पहनाया हुआ था। मैं चौंका। अर्जुन सिंह ने बतलाया, 2 महीने पहले की बात है। रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ रही थी। पीछे से 2 भैंसें दौड़ती हुई आईं। कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेखा ने पीछे मुड़कर देखा। उनसे बचने के लिए वह रेलवे लाइन पर दौड़ गई। उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी जिससे वह कटकर मर गई। यह कहते कहते उनकी आंखें डबडबा गई। फिर थोड़ा संयत होकर पूछा, रेखा बहुत हंसमुख लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। अच्छा बताओ, वह तुमसे मिली तो उदास नहीं लग रही थी ना? राकेश ने कहा कि वह सामान्य छात्रा की तरह बात कर रही थी, कहीं से ऐसा नहीं लगा कि। राकेश धीरे से उठा और बोला, अच्छा अंकल चलता हूं। अर्जुन सिंह ने कहा,